एपिसोड 32। लिन हुआन हुआन को नहीं पता था कि उसने जो सब्जियां लगाई थी उससे खून खराबा हो गया था। उसने काली नदी के पास एक गुफा में बाई डी और श्वांग युन के साथ रात बिताई। उसने अगली सुबह किसी चीज का व्यापार करने के लिए और साथ में रॉक माउंटेन पर लौटने से पहले काली नदी पर जाने की योजना बनाई। लिन हुआन हुआन नींद से जाग गई। बाई डी उसके लिए सब्जी का सूप लेकर आई। तीव्र सुगंध से उसकी भूख बढ़ गई और उसने जल्दी से पूरा कटोरा खत्म कर दिया। उसने अपना पेट रगड़ा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं हाल ही में अधिक से अधिक खा रहा हूँ। उसके गोरे और मुलायम पेट को देखकर बाई डी मदद नहीं कर सकी, लेकिन हाथ बढ़ाकर उसे छू लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि गर्भवती होने के बाद महिलाओं को अधिक भूख लगती है। ये सामान्य है। तो क्या मैं बहुत मोटी नहीं हो जाऊंगी? बाई डी ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मोटा होना अच्छा है, आप अधिक सुंदर दिखेंगे। लिन हुआन हुआन ने अवसर का लाभ उठाते हुए उसकी छाती और पेट को छुआ। लेकिन मुझे आपके और शांग यू के आंकड़े पसंद हैं। छुए जाने पर बाई डी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। हुआन हुआन शर्माए बिना नहीं रह सका। उसने बाई डी के सुंदर चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं की और विषय को धीरे से बदल दिया। श्वांग यून कहाँ है? छोटी मादा का शरीर इतना कोमल था कि बाई डी उसे गले लगाने और उससे लिपटने से खुद को नहीं रोक सकी। मेंग ली और बूके अभी आए, उसने कर्कश आवाज में कहा। वे अधिक सब्जियां और फल खरीदना चाहते हैं। मेंग ली और बूके ने सोचा कि कल उन्होंने जो सब्जियां और फल खरीदे थे वे बेहद स्वादिष्ट थे। वे आमतौर पर खाई जाने वाली घास और फलों की तुलना में कहीं अधिक स्वादिष्ट थे। अंत में उन्होंने गलती से सब्जियों और फलों के 2 बड़े बैगों में से अधिकांश खा लिया। वहां पर्याप्त नहीं बचा था। इस प्रकार मेंग ली और बू के घर पर भंडारण के लिए अधिक सब्जियां और फल खरीदने के लिए श्वांग यून की तलाश में सुबह सुबह दौड़ पड़े। शैतान की बात करते हुए श्वांग यू अचानक लौट आया। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, उसने देखा कि बाई दी छोटी मादा को गले लगा रही थी और उसके साथ रगड़ रही थी। हुआन हुआन का चेहरा बहुत लाल था। लिन हुआन हुआन ने तुरंत बाई डी को दूर धकेल दिया। श्वांग यून वापस आ गया है, मुझे जाने दो। अप्रत्याशित रूप से श्वांग यू तुरंत आ गया। मैं हुआन हुआन को भी गले लगाना चाहता हूँ। उसने उसे पीछे से गले लगाया और अपने पंजे बढ़ा दिए। उसने उन्हें सटीक रूप से उसके स्तनों के चारों ओर लपेटा और धीरे से रगड़ा। बाई दी ने उसकी ओर देखा। व्यवसाय कैसा चला? श्वांग यून ने लापरवाही से कहा। वे हमारे खेतों की सभी सब्जियां और फल बुक करना चाहते हैं। क्या तुमने उनसे वादा किया था? वह कैसे संभव है? श्वांग यून के होठों पर मुस्कान आ गई। ऐसा नहीं है कि शाकाहारी जानवरों में केवल जंगली घोड़े ही हैं। उदाहरण के लिए खरगोश, भेड़, गाय हैं। उन जनजातियों को भी इसमें रुचि होनी चाहिए कि हम खेतों में क्या लगा रहे हैं। हमारे पास जितने अधिक ग्राहक होंगे, हम अपनी कीमतें उतनी ही अधिक निर्धारित कर सकते हैं। बाई दी सहमत हो गई। हाँ, जब हम वापस आएंगे तो हमें अपने सब्जी के खेतों और फलों के जंगलों का विस्तार करना होगा ताकि हमारा उत्पादन बिक्री के साथ बना रहे। उन्होंने हुआन हुआन से सीखा था कि ग्राहक, उत्पादन और बिक्री जैसे शब्दों का उपयोग कैसे किया जाता है। लिन हुआन हुआन, जो उन दोनों के बीच में फंसा हुआ था, उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। जैसे कि कुछ भी नहीं हो रहा था, उन दोनों ने उसे हर जगह छूते हुए चीजों पर गंभीरता से चर्चा की। हुआन हुआन का चेहरा लाल हो गया और उसका शरीर ढीला पड़ गया। उसके मन में केवल 4 शब्द थे। इंसानों के भेष में जानवर। आखिर में वे तीनों इतने उत्तेजित हो गए कि उनकी सांसें तेज हो गईं। श्वांग यून और बाई डी लगभग खुद पर नियंत्रण नहीं रख सके। यदि हुआन हुआन ने उन्हें नहीं रोका होता तो वे आज सुबह अपना लक्ष्य हासिल कर लेते। बाई डी ने अपनी छोटी मादा को जाने से मना कर दिया। जैसा कि मुझे याद है, मादा भेड़ियों का गर्भावस्था चक्र आमतौर पर 3 महीने का होता है ना? श्वांग यून की नजर भी बहुत उग्र थी और वह और भी तेजी से आगे बढ़ा। हाँ, मुझे अभी इसे अगले 2 महीने तक सहना होगा। एक कोने में छुपी हुआन हुआन ने ये सुनते ही खुद को एक गेंद में समेट लिया। उसने तुरंत अपने कान बंद कर लिए और ऐसे दिखाया कि उसने कुछ भी नहीं सुना है। लिन हुआन हुआन ने अपनी भंडारण रिंग से 500 किलोग्राम फल और 2000 किलोग्राम सब्जियां निकाली और उन्हें गुफा में रख दिया। श्वांग यून बूके और मेंग ली को गुफा में ले गया। वे फलों और सब्जियों का व्यापार करते थे। मेंग ली और बूके ने सोचा कि इन फलों और सब्जियों को बहुत पहले ले जाया गया था और गुफा में रखा गया था, इसलिए उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। बदले में बुका और मेंग ली प्रत्येक ने 30 रंगीन क्रिस्टल की पेशकश की। बाई डी ने वह कीमत निर्धारित की थी और बूके और मेंग ली मोलभाव करने में विफल रहे। अंत में उन्हें दर्द सहना पड़ा और उसे क्रिस्टल देने पड़े। भले ही एक जनजाति का नेता था जबकि दूसरा जादू टोना करने वाला था, फिर भी यह उनके लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। यदि क्रिस्टल का वह छोटा बैग नहीं होता जो उन्होंने ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति के नेता को मारने के बाद उनसे प्राप्त किया था, तो मेंग ली और बू के प्रत्येक से 30 क्रिस्टल नहीं निकाल पाते। क्रिस्टल के उल्लेख पर बूके ने अपना लंबा चेहरा खींचा और श्वांग यू की ओर देखा। क्या आपने यह नहीं कहा कि ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति के पास बहुत सारे काले क्रिस्टल थे? मुझे एक भी काला क्रिस्टल क्यों नहीं मिला? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? श्वांग यून आश्चर्यचकित दिखे। तुम्हें काले क्रिस्टल नहीं मिले? ये बहुत अजीब है। वे ही थे जिन्होंने हमारे क्रिस्टल छीन लिए, अन्यथा हम उन पर हमला करने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे? लेकिन हमने पूरी ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति की खोज की और कोई काला क्रिस्टल नहीं मिला। श्वांग यून ने एक पल के लिए सोचा। ये संभव है कि उन्होंने काले क्रिस्टल पहले से छुपाए हों। आखिरकार काले क्रिस्टल बहुत कीमती हैं। वे उन्हें अपने पास रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। बूके को उसकी बातें समझ में आ गईं। वह तुरंत एक लंबे लाल भूरे घोड़े में बदल गया और सब्जियों और फलों के 1 दर्जन बैग ले गया। वह वापस दौड़ा। हालांकि ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति का नेता मारा गया था, उसका बेटा याकियू अभी भी जीवित था। याकियू को अवश्य पता होना चाहिए कि काले क्रिस्टल कहाँ छिपे हुए थे। बूके ने याकियू से दोबारा पूछताछ करने का फैसला किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उससे खजाने का पता नहीं खोज सकता। याकियू, जो पहले ही बुरी तरह प्रताड़ित हो चुका था, को एक और विपत्ति का सामना करना पड़ा। मेंग ली बूके की तरह आवेगी नहीं थी। सब्जियों और फलों को सावधानीपूर्वक गिनने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, उसने उन्हें अपने घोड़े के रूप में लाद लिया। उसने श्वांग यून की ओर देखा। आइए फिलहाल आपके बूके के साथ खेलने की बात को एक तरफ रख दें। किसी भी स्थिति में ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति को नष्ट कर दिया गया है। जनजातियों के बीच इस द्वेष को हल नहीं किया जा सकता है। मैं केवल यही आशा करता हूं कि आप यथाशीघ्र मां किंग से छुटकारा पा सकें। जब तक वह जीवित है, हम मानसिक शांति नहीं पा सकेंगे। श्वांग यून गंभीरता से सहमत हुए। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेंग ली ने अपने घोड़े की नाक से गर्म हवा निकाली, फिर फल और सब्जियां लेकर घर चला गया।
लिन हुआन हुआन एक बार में 60 क्रिस्टल अर्जित करके विशेष रूप से खुश थे। उसने क्रिस्टलों को अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो घर चलें। इस बार भी सफेद बाघ सबसे आगे रहा और उसके पीछे सिल्वरी फ्रॉस्ट व्हाइट वुल्फ और हुआन हुआन थे। जब वे तीनों जंगल से गुजरे तो उन्होंने ढेर सारी बैंगनी खुशबू वाली पत्तियां और बैंगनी पेड़ों के बीच चुन लिए। वे आराम से लग रहे थे जैसे कि वे बसंत की सैर पर हों। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर पर खून खराबा उनका इंतजार कर रहा है। आधे दिन की यात्रा के बाद वे तीनों अंततः चट्टानी पर्वत पर लौट आए। वे तीनों पहाड़ की तलहटी में पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा कि वहां बहुत से जानवर इकट्ठे हैं। हुआन हुआन ने पूछा, क्या चल रहा है? चलो चलें और पता लगाएं। श्वांग युन ने उसे अपने पास ले लिया। उसके बाद बाइडी आई। जब भेड़ियों ने श्वांग युन और अन्य दो को देखा तो उन्होंने तुरंत उनका स्वागत किया। नेता, आप अंततः वापस आ गए। लिन हुआन हुआन श्वांग यू की पूंछ के साथ जमीन पर फिसल गया। वह अपने मानव रूप में परिवर्तित हो गया और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके सामने बहुत से लोग हैं। वह बस पक्षियों को नग्न अवस्था में घुमाता था। अंत में हुआन हुआन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने चारों ओर लपेटने के लिए जानवरों की खाल की स्कट निकाली। श्वांग युन ने पूछा, क्या हुआ? जियू युआन ने अपने बगल में सब्जी के खेतों की ओर इशारा किया। हमारी सब्जियां चोरी हो गईं। दरअसल सब्जियों के खेतों में कई पौधे टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। यह एक दुखद दृश्य था। ये स्पष्ट था कि उन्हें खाया गया था। ये देखकर लिन हुआन हुआन और बाई दी जल्दी से अपने सब्जियों के खेतों और बगीचों को देखने गए। सौभाग्य से उनका सब्जी का खेत अभी भी साफ सुथरा था। श्वांग यून सब्जी के खेतों में गया और गिरा हुआ एक पंख उठाया। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, यह एक पक्षी जानवर का पंख है? इस क्षेत्र में पक्षी कब दिखाई दिए? जियू युआन ने तुरंत कहा, कल आपके जाने के कुछ समय बाद पंख जनजाति के जानवरों का एक समूह आया। उन्होंने कहा कि वे हमारे पर्वत शिखर पर बसना चाहते हैं। इन सब्जियों को पंख जनजाति के पक्षियों ने गुप्त रूप से खाया होगा। हमें उनसे स्पष्टीकरण मांगना होगा। जैसे ही श्वांग यू ने ये कहा, कई जानवरों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हाँ, हमें उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए। हम यहाँ चोरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे ही वे पक्षियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, चार नर पक्षियों ने अपने पंख फुड़फुड़ाए और पहाड़ की चोटी से नीचे उड़ गए। वे कुछ ही दूरी पर घास पर उतरे। सभी पक्षी अलग अलग रंगों के वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन उनकी शैली एक जैसी थी। इससे पहले कि श्वांग यून चोरी के बारे में पूछ पाता, उसने सबसे पहले एक नर पक्षी को बोलते हुए सुना, वह सांप का जानवर कहाँ है जिसने हमारे बच्चों को खा लिया? उसे सौंप दो। श्वांग यून और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। लिन हुआन हुआन और बाई डी आगे बढ़े और आश्चर्य से चार नर पक्षी जानवरों को देखा। हुआन हुआन ने पूछा, कौन सा सांप जानवर? क्या चल रहा है? ये देखकर कि दूसरी पार्टी एक मादा थी, पक्षी जानवर का स्वर थोड़ा नर्म हो गया। उनमें से सबसे उम्रदराज नर जानवर खड़ा हुआ और स्थिति बताई। पिछली रात हमारे बच्चे खेलने के लिए पहाड़ से नीचे आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन पर कोई सांप जैसा जानवर घात लगाकर हमला करेगा। मेरे बच्चे खा गए। श्वांग यू ने तुरंत कहा, हमारे यहाँ कोई सांप जैसा जानवर नहीं है। आपसे गलती हुई होगी। असंभव, बच निकले बच्चों ने हमें पहले ही बता दिया है कि हमारे बच्चों को एक काले अजगर ने खा लिया है। एक काला अजगर? लिन हुआन हुआन, बाई टी और श्वांग यू ने एक ही समय में सांग ये के बारे में सोचा। उनके भाव सूक्ष्म हो गए। श्वांग यून को हल्की खांसी हुई। हम भेड़िए हैं, यहाँ सांप जैसे जानवर बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप इसे स्वयं देख सकते हैं। पंख जनजाति के चार नर जानवरों ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने तुरंत सांप वाले जानवर की तलाश शुरू कर दी। इसी समय एक काला अजगर एक बड़े पेड़ से फिसलकर नीचे आया और धीमी आवाज में बोला, मैंने तुम्हारे बच्चों को खा लिया। यदि तुम बदला लेना चाहते हो तो मेरे पास आओ। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। जब लिन हुआन हुआन ने उसे प्रकट होते देखा तो वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, सांग ये। अजगर ने उसकी बात नहीं सुनी। इसने अपने ऊपरी शरीर को सीधा किया और चार नर जानवरों को देखा। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मेरे पास आओ। वे चार नर जानवर जिन्होंने अभी अभी अपने बच्चों को खोया था, तुरंत क्रोधित हो गए। वे अपने जानवर के रूप में बदल गए, अपने विशाल पंख फुड़फुड़ाए और अजगर पर झपट पड़े। हमले की शक्ति के मामले में सांग ये उनमें से 10 के खिलाफ जा सकता है। हालांकि दूसरा पक्ष दुष्ट था। वे न केवल बहुत तेज थे बल्कि कुशलता से उड़ भी सकते थे। उनके मौन सहयोग के साथ उनसे बचाव करना बिल्कुल असंभव था। अजगर उन पर बिल्कुल भी हमला नहीं कर सका और केवल रक्षात्मक भूमिका निभाने के लिए मजबूर हो सका। फिर भी अजगर के शरीर पर धीरे धीरे घाव दिखने लगे। तेज पक्षी के पंजे तराजू को तोड़ गए और अलग अलग गहराई के घाव छोड़ गए। लिन हुआन हुआन चिंतित थी। उसने आंसुओं भरी आंखों से बाई डी और श्वांग यून को देखा। जाओ और सांग ये की मदद करो। बाई डी और श्वांग यून ने बिना कुछ बोले एक दूसरे की ओर देखा। ये देखकर कि वे हिल नहीं रहे थे, लिन हुआन हुआन ने अपना मन बना लिया। उसने बाई डी का हाथ झटक दिया और सांग ये की ओर दौड़ पड़ी। उसके आरोप ने उपस्थित सभी नर जानवरों को चौंका दिया। सांग ये ने जल्दबाजी में हमला करना छोड़ दिया और हुआन हुआन की ओर सरकने के लिए मुड़ गया। उसने उसे अपनी सांप की पूंछ से लपेट लिया और कसकर उसकी रक्षा की। साथ ही वह गुस्से से गरजा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या आप नहीं जानते कि यह यहाँ खतरनाक है? नरपक्षी जानवर ने मौका पाकर उस पर झपट्टा मारा और उसकी पीठ पर खरोंच के 3 गहरे घाव छोड़ दिए। हालांकि सांग ये को दर्द महसूस नहीं हुआ और हुआन हुआन को किनारे कर दिया गया। ये देखकर कि हुआन हुआन पहले ही बाहर निकल चुका था, बाई डी और श्वांग यू के पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने उन 4 पक्षियों को रोका जो उनका पीछा कर रहे थे। पक्षियों ने उन्हें गुस्से से देखा। ये हमारे और सांप जानवर के बीच एक दुश्मनी है, हस्तक्षेप मत करो, भाड़ में जाओ। श्वांग यून ने कहा, यह मेरा क्षेत्र है, चाहे कुछ भी हो मैं प्रभारी हूँ। तुम पक्षी जानवर जो कहीं से आए हो, बेहतर होगा कि कुछ सम्मान दिखाओ। यदि तुम मुझे उकसाओगे तो सावधान हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे पंख नोच डालूंगा। आप 4 पक्षी जानवर इतने क्रोधित थे कि वे श्वांग यून पर हमला करना चाहते थे। दर्शकों ने तुरंत एक्शन लिया। भेड़ियों ने उन्हें घेर लिया और चारों पक्षियों को आक्रामक दृष्टि से घूरने लगे। जो कोई भी हमारे पितामह को छूने की हिम्मत करेगा, हम उसे मार डालेंगे। यहाँ 100 से अधिक भेड़िए थे, लेकिन पक्षी केवल 4 थे। यदि दोनों पक्ष वास्तव में लड़े तो पक्षियों को निश्चित रूप से नुकसान होगा। यद्यपि वे अत्यधिक क्रोधित थे, फिर भी पक्षी कुछ समय के लिए अपने क्रोध को दबा सकते थे। उन्होंने दांत पीसकर कहा, ये खत्म नहीं हुआ। इतना कहकर उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए।
जैसे ही वे पहाड़ की चोटी की ओर उड़े, शांग यून ने उनकी पीठ की ओर देखा। उसने व्यंग्य किया, चट्टान पर्वत हमारा क्षेत्र है, अगर वे यहाँ रहना चाहते हैं तो उन्हें पहले मुझसे पूछना होगा, है ना? उन्होंने जियू युआन को आदेश दिया, कुछ शक्तिशाली भेड़ियों को उठाओ। वे अपने नेता से मिलने के लिए मेरे साथ पहाड़ की चोटी पर आएंगे। हाँ, दोनों पक्ष आधिकारिक तौर पर अलग हो गए थे। ये मामला निश्चित तौर पर खत्म नहीं हुआ था। दूसरे पक्ष के दस्तक देने का इंतजार करने से बेहतर था कि पहल की जाए। जैसे ही वे बात कर रहे थे, बाई डी हुआन हुआन की ओर चल दी। वह सांग ये के घावों पर पट्टी बांध रही थी। जब लिन हुआन हुआन ने उसे देखा तो उसने तुरंत कहा, सांग ये गंभीर रूप से घायल है, मुझे उसे स्वस्थ करने के लिए वापस लाना होगा। बाई दी ने उसकी ओर लगातार देखा। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे तब क्या वादा किया था? मुझे याद है, वह धीरे से रुकी और दृढ़ता से बोली, लेकिन मुझे सांग ये को वापस लाना होगा। इसके बाद आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। बाई दी की नीली आंखों में निराशा भर गई। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाने के लिए मुड़ गया। लिन हुआन हुआन ने उसे 2 बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह केवल दूर देख सकती थी और सांग ये के घाव पर पट्टी बांधना जारी रख सकती थी। सांग ये ने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसने सोचा कि वह बाई दी के जाने से दुखी है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं अब ठीक हूँ, आप उसके साथ वापस जा सकते हैं, मेरे बारे में चिंता मत करो। ये तुम्हारी भूल नहीं है, मैंने इसे अच्छी तरह से नहीं संभाला। लिन हुआन हुआन ने सूंघा और मुस्कुराने की कोशिश की। क्या आप अब भी चल सकते हैं? मैं कर सकता हूँ, अच्छी बात है। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ वापस आना, जब तक आपका घाव ठीक नहीं हो जाता मैं आपकी अच्छी देखभाल करूंगा। इसे मेरे प्रतिज्ञा के रूप में लो। सांग ये की आवाज बहुत धीमी थी। मुझे आपके मुआवजे की जरूरत नहीं है, मैं केवल आप चाहते हैं। हालांकि उन्होंने आखिरी वाक्य नहीं कहा। वह पहले से ही इतनी असहज थी कि रोने वाली थी। वह उसके लिए चीजों को अब और कठिन नहीं बना सकता था। शांग यून ने पलट कर देखा और महसूस किया कि बाई दी पहले ही बहुत दूर चल चुकी थी। इस बीच हुआन हुआन सांग ये की मदद कर रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे सांग ये को स्वस्थ होने के लिए घर लाना होगा। शांग यून बहुत दुखी था। आपने उसे हमारे परिवार में नहीं लाने का वादा किया था, लेकिन वह घायल है और उसकी देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। मैं उसकी देखभाल के लिए किसी और को बुला सकता हूँ, इसमें आपका होना जरूरी नहीं है। हुआन हुआन ने एक शब्द कहा, मैं इसका ऋणी हूँ, मुझे उसे व्यक्तिगत रूप से वापस भुगतान करना होगा, अन्यथा मुझे कभी भी मानसिक शांति नहीं मिल पाएगी। शांग यू ने उसकी ओर देखा, फिर सांग ये की ओर। वह मना करना चाहता था, लेकिन जैसे उसने कुछ सोच लिया हो और उसकी बात निगल ली हो। उसने हताशा में बस अपना हाथ हिलाया। ठीक है, अब आप गर्भवती हैं, इसलिए परिवार में सबसे बड़ा अधिकार आपका है। मैं आपकी बात सुनूंगा। जब सांग ये ने गर्भवती शब्द सुना तो उनकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसने अवचेतन रूप से उसके पेट की ओर देखा। उसके सपाट पेट के कारण ये बताना असंभव था कि वह गर्भवती थी। हुआन हुआन ने उसकी निगाहें देखी और समझाने की पहल की, मैं केवल आधे महीने की गर्भवती हूँ, मेरा पेट अभी तक साफ नहीं हुआ है। सांग ये को अवर्णनीय निराशा महसूस हुई। न केवल छोटी मादा पहले ही किसी के साथ संभोग कर चुकी थी, बल्कि वह गर्भवती भी थी। ऐसा लग रहा था कि सचमुच उसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। घर लौटने के बाद लिन हुआन हुआन ने सांग ये के रहने के लिए अतिथि कक्ष की साफ सफाई की। लिन हुआन हुआन को कुछ कुरकुरे फल मिले और उन्होंने उन्हें मोटा में कुचल दिया। शांग यून ने चारों ओर देखा। बाई दी कहाँ है? वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? लिन हुआन हुआन को बाई दी की निराश निगाहें याद आई और उन्हें थोड़ा घुटन महसूस हुई। उसने दवा को जोर से कूट लिया और उदास होकर बोली, मुझे नहीं पता, शायद वह खेतों में काम करने गया होगा। हालांकि शांग यून लापरवाह था, वह वास्तव में विवेकपूर्ण और सावधान था। उसकी मनोदशा को समझते हुए वह झुका और उसे पीछे से गले लगा लिया। क्या बाई दी ने तुम्हें धमकाया? नहीं, शांग यून ने उसके हाथ से पत्थर का मोटा ले लिया। ठीक है, ये काम मुझ पर छोड़ दो, साइड में जाओ और आराम करो। लिन हुआन हुआन की भुजाएं वास्तव में काफी थक गई थी। उसने अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी बाहें ढीली की और उसे बैठने दिया। सभी सुगंधित और कुरकुरे फलों को मैश करके पेस्ट बनाने के बाद लिन हुआन हुआन ने पेस्ट को एक कटोरे में डाला और सांगे के घाव पर लगाया। जैसे ही लिन हुआन हुआन ने सांगे पर दवा लगाई, उसने पूछा, आप पंच जनजाति के जानवरों से क्यों लड़े? क्योंकि मैंने उनके बच्चे खा लिए। लिन हुआन हुआन ने उसकी ओर देखा। क्यों? आपका क्या मतलब है? लिन हुआन हुआन ने गंभीरता से कहा, मुझे आप पर विश्वास है। चूंकि तुमने उनके बच्चे खाए तो कोई कारण होगा, मैं घटना का कारण जानना चाहता हूँ। सांगे ने उसकी ओर लगातार देखा। आप पहले व्यक्ति हैं जो मुझ पर विश्वास करने को तैयार हैं। यदि कोई अतीत में उस पर विश्वास करने को तैयार होता तो उसे मंदिर से भागने, इधर उधर भटकने और पीछा करने से बचने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि कल रात क्या हुआ था, ये जानते हुए कि सांगे ने सब्जी के खेत और फलों के जंगल की रक्षा के लिए बच्चों को खाया था। लिन हुआन हुआन आभारी और असहाय दोनों थे। तुम्हें बस उन बच्चों को डराना था, तुम्हें उन्हें खाना नहीं पड़ेगा। सांगे ने कहा, मुझे उस समय थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए मैंने उन्हें रात के खाने में खा लिया। सब्जियों के खेतों और फलों के जंगलों की रक्षा के लिए वह एक दिन और एक रात के लिए भी नहीं निकले। वह शिकार नहीं कर सकता था और जब उसे भूख लगती थी तो वह केवल कुछ पत्तियां ही खा पाता था। बच्चे इतने बदकिस्मत थे कि जब वह भूखा था तो उससे टकरा गए। बिना सोचे समझे उसने सहजता से बच्चों को निगल लिया। लिन हुआन हुआन ने आह भरी, तुमने उनके बच्चे खाए, वे निश्चित रूप से आपको जाने नहीं देंगे। यह विद्वेष बोया गया है। मैं अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं लूंगा। यदि पंच जनजाति बदला लेना चाहती है तो वे मेरे पास आ सकते हैं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। लिन हुआन हुआन ने उसकी बाह थपथपाई और उसे सांत्वना दी। आपको इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि आप उन्हें रोकने के लिए आगे नहीं आए होते तो खेतों में लगी सब्जियों और फलों के पेड़ उन बच्चों द्वारा बर्बाद कर दिए गए होते। सांगे के इरादे अच्छे थे, लेकिन वह बहुत क्रूर था। इस मामले को सुलझाना आसान नहीं था। अल्पविराम, लगभग अंधेरा हो गया था, लेकिन बाई दी अभी तक वापस नहीं आई थी। लिन हुआन हुआन उसके बारे में थोड़ा चिंतित था और उसने श्वांग यू को उसकी तलाश के लिए बाहर भेजा। श्वांग यू पहाड़ से नीचे गया और तालाब के किनारे बाई दी को पाया। वह तालाब के किनारे एक चट्टान पर बैठा था, अपनी अनामिका में बंधी मुख्य अंगूठी को घूर रहा था। श्वांग यून उसके पास आया और उसके कंधे को थपथपाया। सूरज डूब रहा है, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो?
बाई दी चुप थी। शुआंग युन ने भौहें चढ़ा ली और अप्रसन्नता से कहा, ये बहुत हो गया। यदि आप उपद्रव करना जारी रखते हैं तो हुआन हुआन वास्तव में आपको घर से बाहर निकाल सकता है। बाई दी ने धीरे से मुख्य अंगूठी को उसकी उंगली पर घुमाया। हुआन हुआन वास्तव में उस सांप जानवर की परवाह करता है। ये बोलते हुए शुआंग यून और भी अधिक दुखी था। मुझे पता है, यहाँ तक कि एक अंधा व्यक्ति भी बता सकता है कि उनका रिश्ता सरल नहीं है। वहाँ केवल एक हुआन हुआन है। तुम्हें उसका आधा हिस्सा देना मेरी पहले से ही सीमा है। मैं अन्य जानवरों को उसे दोबारा साझा करना स्वीकार नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि मैं हुआन हुआन को देने को तैयार हूँ? शुआंग यून ने अपनी बाहें पार कर ली और अप्रसन्नता से उपहास किया। लेकिन क्या हम निर्णय ले सकते हैं? भले ही हम आज एक सांप जानवर को भगा दें, कल वहाँ एक चील जानवर, एक शेर जानवर या एक तेंदुआ जानवर हो सकता है। क्या हम उन सबको रोक सकते हैं? बाई दी फिर चुप हो गई। शुआंग यू ने आगे कहा, हुआन हुआन का व्यक्तित्व बहुत नर्म है। जो कोई भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है वह उसकी मदद नहीं कर सकती लेकिन उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहती है। क्या उस समय आप और मैं इसी तरह उसकी ओर आकर्षित नहीं थे? जब तक आप उसके व्यक्तित्व को नहीं बदल सकते, आपके लिए अन्य नर जानवरों को उसके आसपास आने से रोकना असंभव है। बाई दी खुद पर हंसी। किसी को बदलना आसान नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हुआन हुआन बदले। मुझे उसका सौम्य रूप पसंद है। वह कितना प्यारा है। अगर हम उसे अन्य महिलाओं की तरह स्वार्थी बनने देंगे तो वह हुआन हुआन नहीं होगी जिसे हमने पहली बार पसंद किया था।